नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। चुनाव का ऐलान यूपी में घमासान। जी हां, चुनाव आयोग ने शनिवार को 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होने हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, 7 मई को तीसरा चरण होगा, 13 मई को चौथा चरण होगा, 20 मई को 5वें चरण का मतदान होगा, वहीं 6वें चरण का मतदान 25 मई को होना है। 1 जून को 7वें चरण में मतदान होगा। 7 जून को लोकसभा चुनाव के से लेकर के 4 जून को नतीजे आएंगे। 543 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी में ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। दरअसल सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर जिस पार्टी का कब्जा होता है, उसके लिए देश की सत्ता हासिल करना आसान हो जाता है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी ने अब तक 51 तो सपा ने 36 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बसपा ने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के सहयोगी राष्ट्रीय या फिर लोक दल ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी ने अभी तक की 51 सीटों पर ज्यादातर उन्हीं प्रत्याशियों को मौका दिया जो 2019 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। लखनऊ से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। सपा ने उनके सामने पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। डिंपल यादव मैनपुरी और शिवपाल सिंह यादव बदायूं सीट से सपा उम्मीदवार है। वहीं गोरखपुर संसदीय सीट से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रहे रवि किशन को दोबारा बीजेपी ने मौका दिया। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने भी भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को उतारा है। पश्चिमी यूपी की महत्वपूर्ण सीट मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने उनके सामने हरेंद्र मलिक को उतारा है। वहीं गौतम बुद्ध नगर सीट से डॉक्टर महेश शर्मा को बीजेपी ने लगातार चौथी बार मौका दिया। इसी तरह मथुरा सीट से भी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को लगातार तीसरी बार उतारा गया। देश की 543 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन ने भी मनमुटाव दूर करते हुए सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बीच सीटों के फॉर्मूले पर भी मुहर लग गई। बीजेपी इस बार यूपी में क्लीन स्वीप के दावे कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ये बात कही जाती है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। तो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है और इसके साथ ही 4 जून को मतगणना होगी। चुनाव आयोग की तरफ से आज 3 बजे से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप का मेहमानों का रुख करेंगे। संतोष दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही आरडी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरडी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रुख करूंगी रविंद्र जी आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लड़कों की जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी जो बात कही जाती रही है वो अब साफ तौर पर देखी जाती रही है। लेकिन 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, बीजेपी का कब्जा है, सत्ता में बीजेपी है। किस तरह से कौन से अहम मुद्दे होंगे? आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बातें कही है। राजनीतिक दलों के लिए, कैंपेनर्स के लिए भी तमाम बातें कही गई है। गरिमा मैम, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है जो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014, लोकसभा चुनाव 2019 में संकल्प पत्र जारी किया था। उसमें 12% भी काम नहीं किया है। तो यह एक प्रकार से चुनावी ठगी की श्रेणी में आता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी अभी आया है, एसबीआई ने माननीय उच्चतम न्यायालय के कहने पे जो खोला है, उसमें ये पता लग गया कि चंदा लेते थे, कैसे कैसे लोगों से चंदा लेते थे और चंदा लेके कैसे ही विपक्ष को तोड़ते थे। लॉटरी खिलाने वाले से चंदा ले रहे हैं, फर्जी शेयर कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, ईडी-सीबीआई छापे मार के चंदा ले रहे हैं। तो इनके आर्थिक भ्रष्टाचार तो सभी लोग जानते थे, लेकिन पोल खुल जाएगी इनको नहीं पता था। दूसरा मुद्दा ये होगा। तीसरा मुद्दा जो समान रूप से एक साथ कई हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी का नहीं मिलना, पेपर का लीक हो जाना, मांग करने पे प्रताड़ित करना, पुलिस बल का प्रयोग करके छात्रों की पिटाई करना, 67,000 शिक्षकों की भर्ती पे रोक लगा देना। इस प्रकार से अनेक मुद्दे ऐसे हैं
जो जनता के सामने है, सबसे बड़ा मुद्दा लेके ये आते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 15 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, 10 किलो खाना। मुझे नहीं मालूम था, जब मैं आज से 4 दिन पहले क्षेत्र में गया तो एक लाभार्थी ने कहा कि भैया ये खाना से हमको नुकसान हो रहा है। हम कहा कैसे? कहा 150 रुपए का खाना देते हैं जो 4 दिन भी नहीं चलता है, लेकिन हमारी एक दिन की दिहाड़ी 300 रुपए मारी जाती है। इस प्रकार की भावनाएं आम जनता में आ चुकी हैं। इनका सारे तरीके से पल्ला खुल चुका है। दूसरा विषय रहा कि हम लगातार इनको हराते आए हैं। अगर 19 का चुनाव देखिएगा तो 50% पाके 17 सीटें हार गए थे। 2022 का चुनाव देखिएगा तो इनका 9% वोट घट गया था। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप लगातार बीजेपी को हराते रहे हैं, तो फिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई आप लोगों को? भाई अकेले भी तो चुनाव लड़ा जा सकता था, गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई? ये तो बीजेपी से भी पूछा जाना चाहिए था। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का चरित्र देखिएगा तो शुरू से गठबंधन में है। 1967, 1970, 1977, फिर 1989, फिर 2004, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा। तो हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ते हैं। जी, मैं एक बात पूरा कर लूं, जो पूरा नहीं हुआ, बस इसको पूरा कर दें। ठीक है कि ये 50% से घट के 41% पे आ गए विधानसभा में, फिर ये घट के आ गए निकाय चुनाव में 30% पे। उत्तर प्रदेश की जनता इनके मंतव्यों को समझ रही है और उसी प्रकार से परिणाम दे रही है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आपके तमाम जो आरोप है उनका जवाब देंगे। संतोष दुबे, आपका ही रुख करूंगे। संतोष जी, देखिए तमाम आरोप अभी आप सुन रहे थे, रविंद्र जी को तमाम बातें कह रहे थे, बोल रहे थे कि कोई भी मुद्दे नहीं है, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तमाम विषयों को लेकर के बुनाया गया, CAA भी अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, और ये बात कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता तय होता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तमाम अहम मुद्दे हैं, ये बात कही जाती रही है लगातार विपक्षी दलों से कि बेरोजगारों के मुद्दे पर ये बातचीत नहीं करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कह दिया है कि भाई धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति ना हो। किस तरह से सारी चीजों को मैनेज किया जाएगा जा रहा है? और पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री के जो कार्य है उस कार्य को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित ही विकास की जो एक गंगा बहाई है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, तो उस सारी चीजों को लेकर हम जनता के बीच में लगातार रहे हैं 5 साल। और इसके पहले भी जो है जिस तरीके से हमारे कार्य हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, हेल्थ कार्ड है, और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार ने चलाई है, तो उन सारी योजनाओं को लेकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर लगातार जनता के बीच में रहे हैं। और उन्हीं जनता के कामों को लेकर हम आश्वस्त हैं पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार भी सरकार बनाने में कामयाब होगी। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार RD सिंह भी मौजूद हैं। RD सिंह जी, देखिए जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे, रविंद्र जी भी तमाम बातें कह रहे थे, संतोष जी ने भी तमाम बातें कही है अपनी सरकार को लेकर के। लोकसभा चुनाव जो कि अब तारीखों का ऐलान हो गया, 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। कौन कौन से अहम मुद्दे इस बार जनता के सामने, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा, धर्म के नाम पर राजनीति उत्तर प्रदेश में आमतौर पर देखी जाती रही है, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से PDA का जो बखान हो रहा है, जो इसे लेकर के फुल फॉर्म दिया गया है, वो भी बड़ा खास होने वाला है इस बार के लोकसभा चुनाव में। अपने सरकारी नौकरियों का मुद्दा अहम रहेगा इन सबके लिए। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर। तीसरा इनका है शिक्षा पे जो भी होता जा रहा है, कहीं ना कहीं अपवाद पैदा कर दे रहे हैं। चौथा, परीक्षाओं में जो मांग हो रही है, परीक्षाएं निरस्त हो जा रही है, कहीं ना कहीं नकल माफिया उसमें अपना सेब लगा के पर्चा आउट करा दे रहे हैं। तो और इन सब मुद्दों को लेके इनके पास तो मुद्दे है विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष ये बिखरता नजर आ रहा है। इनका सबसे मजबूत गठबंधन महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र में भी ये फेल होते गए। बिहार का था, बिहार में जमीन के बदले नौकरी का मुद्दा आ गया, उसमें फेल हो गए। उत्तर प्रदेश में रहा, जहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट लैंड कही जाती है, उसमें इनके द्वारा जो भी सहयोगी दल है, RLD ने इनका पीछा छोड़ के बीजेपी के साथ हाथ से कंधा मिला लिया। तो इनके लिए अब गठबंधन जिसको सुजो के रखे, तो गठबंधन ही बिखरता नजर आ रहा है। तीसरा, अब रही बात सत्ता दल के अगेंस्ट भी बहुत मुद्दे होते हैं, जिसमें सत्ता दल कुछ अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं किए हैं, अन्य चीजें हैं। लेकिन इनके मुद्दे में अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा।
तो ये तो इनकी मैनिफेस्टो में रहा है। आज मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा बना के जिस तरीके से सभी लोगों को वहां पे माथा टेक रहे हैं, हर जात धर्म के लोग, तो वो कहीं ना कहीं जो आस्था से जुड़े हैं वो अपने आप को मान के चलते हैं कि ये बीजेपी के कोर वोटर हो जाएंगे। तीसरा, सरकारी योजनाओं में, तो सरकारी योजनाओं में 1989 से लेके मैं ये कहूँ कि 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट रही, चाहे बहन जी की गवर्नमेंट रही, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट रही या मुलायम सिंह यादव जी की गवर्नमेंट रही, ये सब कहीं ना कहीं पीडीए से ही है। पीडीए से होने के बाद लेकिन पीडीए और दलित के लिए क्या किया इन लोगों ने, इस मुद्दा, अहम मुद्दा ये बनता है कि 30 से 32 सालों में इधर बीजेपी नगर 2-3 साल के लिए अपवाद स्वरूप रही, इन लोगों ने क्या किया है पिछड़ों के लिए, अपने दलित के लिए क्या किया है, उस मुद्दे के आगे के लिए भी मांग सकते हैं। इनकी लाइफ स्टाइल चेंज करने में कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी अहम भूमिका रही। बीजेपी के द्वारा जिस तरीके से अपने बुनियादी आवश्यकताएं, आदमी को लाइट की आवश्यकता है कि तो अर्जेंट होना है तो अंधेरा नहीं रहेगा, उसको उजाला प्रदान किया। गैस सिलेंडर पहले लोगों को संसद कोटे से, विधायक कोटे से मिला करता था, उसको हर घर सिलेंडर मुहैया कराना। तीसरा, इनका स्वच्छता अभियान को लेकर रहा। चौथा, इनके जो सुलभ शौचालय का रहा, हर घर में एक शौचालय। तो बुनियादी आवश्यकताएं कहीं ना कहीं जो इन सबको करनी चाहिए कि ये सब अछूते रह गए, उसको बीजेपी ने कवर किया है अपने उसी दम पे। और प्लस बीजेपी ये राशन वाला, अभी भाई साहब कह रहे थे रविंद्र सिंह जी की, राशन का मुद्दा पर 150 रुपए का, यही राशन मुद्दा तो पिछली अन्य सरकारें भी आपने देखी, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, क्या मुद्दा दिया है। गरीब आदमी के लिए तीसरा, लोगों का, गरीब का घर बिक जाता था, बड़े लोगों के घर अपने एक बीमारी होने पे इस तरीके से आदमी 100-200 हजार रुपए के लिए भटकता था गली गली। अगर गंभीर बीमारी हो गई, आसान रोग हो गया तो आदमी मर भी जाता था, इलाज कराना आम आदमी से संभव नहीं था। लेकिन आज के समय में सरकार के द्वारा जो भी सुलभ व्यवस्था दी गई है, आप गरीब हैं, आपका कार्ड है, आपके लिए स्वास्थ्य कार्ड लेके जाएंगे अपना, आपको उस कार्ड के साथ 5 लाख तक का पर परिवार को मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। रविंद्र जी, आपका रुख करूंगी कि भाई देखते रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी कई फ्रंट पर काम करती रही है, चाहे वो एक एजेंडे पर चलने वाली पार्टी नहीं है, ऐसा कहा जाता है बीजेपी को लेकर के। वो गवर्नेंस पर भी काम करती है, लाभार्थी का भी नैरेटिव सेट रखती है, वो सुरक्षा के नाम पर भी, लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह से बात करें वो पहले की तुलना में अब काफी ज्यादा बेहतर है यूपी में। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनके नाम पर महिलाओं को आकर्षित भी करने का काम किया जा रहा है। और अब धर्म के नाम पर जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ज्ञानवापी में ASI सर्वे, मथुरा में ASI सर्वे, और इसके साथ ही तमाम जो सर्वे चल रहे हैं उसके नाम पर भी कहीं ना कहीं जो धर्म के नाम पर वोट देने वाली जनता है वो भी बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रही है। विपक्षी दल प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग नहीं गए, और इससे लेकर के आम जनजीवन में भी तो नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जाएगी आप लोगों के प्रति, क्योंकि भाई प्रभु श्री राम तो सभी के हैं। आप लोग भी कह रहे थे कि राम जी तो हमारे भी हैं, कांग्रेस कह रही थी वो हमारे भी हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने की भी कोई बड़ी वजह नहीं थी, आप लोग भी जा सकते थे प्राण प्रतिष्ठा में। कोई आप लोग चाहे इसे कहते रहे राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन प्रभु की प्रतिष्ठा हो रही थी ना, जा सकते थे आप, पर आप लोग नहीं गए। ऐसे में आम जनजीवन भी तो परेशान हो रहा है, वो कंफ्यूज है किस तरह से वो वोट देगा आप पार्टियों को, और आपका अब गठबंधन हो रहा है। काफी धार्मिक मुद्दे पे कंसंट्रेट किया तो मैं बता देता हूँ। जनता हमें बताती है कि भैया ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि प्रभु श्री राम अवैध संतान है। जनता ही हमको बताती है कि बीजेपी वाले कह रहे थे कि माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी है। भैया ये तो संत है, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हनुमान जी दलित हैं। भैया मोदी जी कैसे विष्णु जी बन गए? ये जनता का कहना है, क्योंकि हो सकता है ये बहुत सारी बातें इसमें से मीडिया में भी खुल के नहीं आती हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं से जान जाती है। फिर आते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के विषय में। इनके साथ आपका गठबंधन है, कांग्रेस के नेता कुमार केतकर ने तो अस्तित्व को ही नकार दिया था, उनके साथ आपका गठबंधन भी है रविंद्र जी। किसी ने नकारा था? जो ये कुमार केतकर के स्टेटमेंट है, कांग्रेस के नेता है इतने बड़े, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे। ठीक है, आपकी बात तो ये है, मैं बता रहा हूँ सच बात तो ये, केतकर साहब को मैं ही नहीं जानता हूँ, लेकिन जो 3 नाम हमने लिए हैं, मुख्यमंत्री जी को सब लोग जानते हैं, निषाद संजय निषाद को सभी लोग जानते हैं, दिनेश शर्मा जी को सभी लोग जानते हैं। खैर उस पर हट जाते हैं उससे। अब राम मंदिर में जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना, उसको जब बनवाने वाले जो युवा लोग थे वो कई करोड़ थे।
क्योंकि इन्होंने मंदिर गिराया था 1992 में, कई करोड़ थे, तो उनको अपेक्षा थी कि हमको ले जाएंगे, उसको अभिजात्य बना दिया। बहुत दूर दूर से चंदा देने वाले लोगों को बुला लिया और अभिजात वर्ग को, इन लोगों को जाने पे रोक लगा दिया गया। वो लोग अब प्रौढ़ हो चुके हैं और बुजुर्ग हो चुके हैं। जो नाराजगी, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में आइएगा तो जो नाराजगी दिख रही है, वो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रभु श्री राम का श्राप बन के आई। अब इन्होंने एक बता दिया कि आवास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय 5 लाख आवास बताते हैं मुख्यमंत्री जी ने बनाया। ये नहीं बताते हैं कि 20 लाख से ज्यादा आवास इन्होंने बुलडोजर से ढहाए हैं। जनता बताती है, जाते हैं साहब हमारा भी गिर गया, साहब हमारा भी गिरा दिया गया, साहब हमारा भी गिरा दिया गया। कौन गिरा दिया? तहसीलदार गिरा दिया, लेखपाल के साथ मिलकर। आयुष्मान कार्ड ठीक है, योजना बहुत अच्छी थी, पूरा घोटाला होगा, कैग ने बता दिया। उत्तर प्रदेश में तो सारे जितने भी बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, या मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भेजने का एक षड्यंत्र था। कह रहे हैं ना, जाके इलाज हो गया है। हमने अपने 3 आदमियों को संतोष जी, तमाम आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पे। संतोष जी, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र जी को, मंदिर गिराने का भी आरोप लग रहा है। इसके साथ ही तमाम आरोप आपकी योजनाओं को लेकर के, जो आयुष्मान भारत योजना, पीएम मोदी की तमाम योजनाएं थी, उसे लेकर के तमाम आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अब रविंद्र जी के पास कहने को तो कुछ है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई, आज उससे जनता लाभान्वित है। और जनता को जो है, अभी सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो है कोई व्यक्ति बीमार होता था या किसी को जो है भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, तो इन सारी योजनाओं को लेकर सरकार ने सबके भलाई के लिए काम किया है। चाहे वो दवाई की हो, पढ़ाई की हो, अन्न की हो, मकान की हो, हर तरीके की योजना सरकार ने चलाई है। तो इन योजनाओं को लेकर जनता पूरी तरीके से खुशहाल है और आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बहाई जा रही है, उसके साथ आज जो है देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। बाकी विपक्ष जिस तरीके से बातें कर रहा है, जिस तरीके से अनर्गल जो है प्रलाप कर रहा है, तो इस देश की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनको लोगों ने देखा है, इनकी भी सरकारें रही हैं और इन्होंने कभी भी जनता के उस जो मर्म था, उस मर्म पे कभी मलहम लगाने का काम नहीं किया। शिवपाल यादव कहते हैं कि मुस्लिम हो, पिछड़ा वर्ग हो, यादव हो, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, ये कहने की बात है। और जो इन्होंने पीडीए बनाया है, मैंने कल भी कहा था, पीडीए जो है इनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये सिर्फ परिवार की एक पार्टी है, उसके लिए इन्होंने पीडीए बनाया है। बाकी और कोई मतलब नहीं है। देश की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं, प्रदेश की जनता से इनको कोई लेना देना, न गरीबों से लेना देना, न बेरोजगारों से, न मजदूरों से, न अल्पसंख्यकों से। हर व्यक्ति की पीड़ा अगर कोई समझ सका है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है। और आज उन गरीबों के, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए हर तरीके की योजना चलाने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उसी योजना की देन है कि हम लगातार 2 बार सरकार में रहे और तीसरी बार फिर सरकार बनाने के लिए जनता। विपक्ष लगातार युवाओं के मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधती रही है कि भाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, प्रवास बहुत ज्यादा करते हैं उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो युवा है खास तौर पर, वो अलग अलग राज्यों का रुख करते हैं। हालांकि इन्वेस्टर समिट भी आयोजित की जा रही है। गरिमा जी जो है हमारे यहाँ का जो बेरोजगार था वो जाता था बाहर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तब सरकारें किनकी थी? तो सरकारें समाजवादी पार्टी की थी, बहुजन समाज पार्टी की थी, कांग्रेस की सरकारें थी इस देश में। तब हमारे प्रदेश का जो नौजवान पलायन करता था। आज उन्हीं सब समस्याओं को लेकर देश में इन्वेस्टर समिट प्रदेश में लगाया जा रहा है और बड़ी बड़ी योजनाओं को लाया जा रहा है, जिससे हमारे जो है गांव गरीब जो लड़का है वो कहीं बाहर ना जाए और अपने घर परिवार में रहकर ही अपने जो है रोजगार की व्यवस्था करे और जिससे उसका घर भी चल सके और अपने जो है बूढ़े माँ बाप की देखभाल। रविंद्र जी, देखिए, आप तमाम आरोप लगा रहे थे बेरोजगारी को लेकर के, युवाओं को लेकर के, जिस तरह से बात कर रहे थे। बीजेपी के पास वो कार्ड भी है। वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टर समिट इसीलिए आयोजित कर रहे हैं ताकि जो पलायन करते हैं उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में जाकर के वहां पर रोजगार के अवसर ढूंढते हैं, वो अब उत्तर प्रदेश में ही उन्हें रोजगार के अवसर मिले। फिल्म सिटी बन रहा है, इसके साथ ही इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा। बीजेपी ने जो इन्वेस्टर समिट का झूठ बोला वो उसके लिए गले की हड्डी बनने जा रहा है। इनके हिसाब से 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आ गए।
और इन्होंने अभी 2 महीना पहले बता दिया था, मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करा के, इस 40 लाख करोड़ केवल पेपर पे आए थे, अब हम इसमें से केवल 10 लाख करोड़ ला रहे हैं। और वो 10 लाख करोड़ भी अब बताने का फुर्सत नहीं है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तो जो इन्वेस्टर समिति का झूठ है वो सामने आएगा। पलायन की जो बात कर रहे थे, बहुत गंभीर विषय है, पूरे विश्व का गंभीर विषय है। पिछले 8 साल में भारत के लगभग 10 लाख से ज्यादा उद्यमी लोग, ज्यादातर इसमें से उद्यमी और कुछ जो है स्पेशलिस्ट लोग हैं, भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। ये क्या पलायन को रोकेंगे? और ये जो उद्यमी या स्पेशलिस्ट लोग हैं अपने काम में, ये कम से कम 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते थे, तो पलायन करके भारत से चले गए हैं। इनके दिमाग में कहां पर इस बात क्या है कि हम ठीक है रवींद्र जी, समय कम है। एक सेकंड हाँ, एक सेकंड ठीक है, 20 सेकंड में आपका जवाब पूरा करें। हाँ, अगर उत्तर प्रदेश इतना मजबूत होता तो उत्तर प्रदेश के ऊपर इस समय 7 लाख करोड़ का उधार है और आज तक चुकता नहीं कर पाए हैं। जी धन्यवाद। ठीक है रवींद्र जी, इस खास चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। संतोष जी आपका भी बहुत शुक्रिया और आर डी सिंह जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की